नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं ओमकार जी जो हमको बताएँगे कि यार ये हो क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट में ममता दीदी लड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ममता दीदी से लड़ रहे हैं, डीजीपी को हटाने की बातें करी जा रही हैं, ईडी ने बड़ा हार्ड एक्शन लिया है। कौन जीत रहा है इस समय तक? इस समय में अगर आप बोलें कि भई किसकी बारी भारी है, बात करते हैं। सर जी प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी। सर आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ और एक वो जो व्हाट्सएप पूरा जो डाला गया कि साहब ये तो यहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट करने के चक्कर में थे, ये तो पूरा एक बवाल मचाने के चक्कर में है और आप सब ऑडियंस ने देखा होगा कि एक एक पूरा व्हाट्सएप और पूरी तरह से एक प्लानिंग करी जा रही थी कि भई किसी तरह से यहाँ पर आवाज़ें उठाओ ताकि सुप्रीम कोर्ट की तक के ऊपर प्रेशर आए। इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं, इस पर तो हम आते हैं। पहले हम ये देखें कि इस देश में ऐसे कितने राज्य हैं, जहाँ सेंटर को चैलेंज किया जाता रहा है। सेंट्रल एजेंसीज़ को चैलेंज किया जाता रहा है और ये एक अपने आप को एक अलग तरीके का टापू घोषित करने की मुद्रा में दिखाई देते हैं। जैसे तमिलनाडु हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल हुआ। एक समय में पंजाब में भी कुछ इस तरह के हालात थे। आपको याद होगा एक बार हुसैनी वाला जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भटिंडा से और जब 5 जनवरी को अचानक से किसानों का एक रेला हाईवे पर आकर के बैठ गया और प्रधानमंत्री के काफिले को वहां पर रोक लिया गया। ये अलग-अलग कुछ स्टेट हैं जो अराजकता का व्यवहार कर रहे हैं इस समय। ये भारत के संविधान की सत्यनिष्ठा की, ईश्वर की शपथ लेते हैं और संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, ओथ लेते हैं, लेकिन उसके बाद इनका बिहेव कैसा रहता है? कोई और सरकार होती मोदी जी के अलावा, तो अब तक कई बार बर्खास्त हो चुकी होती ये सरकारें। लेकिन चूंकि वो लोग हमेशा 356 के दुरुपयोग का विरोध करते रहे, पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी समग्रता में, कि 356 का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। इसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। ऐसे अनेक अवसर आ चुके हैं आदि जी, जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए, योजनाओं के उद्घाटन के लिए, उनके शिलान्यास के लिए, समीक्षा बैठकों के लिए भी और ममता बनर्जी उनकी अगवानी तक के लिए नहीं पहुंची। उनकी बैठकों का बहिष्कार तक ममता बनर्जी कर चुकी हैं। जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, उन पर या तो अपना मुलम्मा चढ़ाती हैं या उनको एक्सेप्ट नहीं करती और उनको लागू ही नहीं होने देती। यही ममता बनर्जी है जिन्होंने कहा था कि सीएए मेरी लाश पर लागू होगा। इन्होंने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल को राज्य में लागू नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पर लागू नहीं होने दूंगी। इन्होंने कहा था कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। ये लगातार केंद्र को चुनौती देती रही हैं और ये मामला तो मनी लॉन्ड्रिंग का जुड़ा हुआ मामला था। 2700 करोड़ रुपए का घोटाला है ये, कोयला तस्करी से जुड़ा हुआ। इसमें से 20 करोड़ रुपया आईपैक को डिलीवर हुआ था। धन शोधन का मामला हवाला के जरिए ये गोवा में डिलीवर हुआ था, जिसकी जांच एजेंसी कर रही है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एजेंसी ने अभी विधानसभा चुनाव होने वाले मार्च अप्रैल में और अभी मुकदमा कायम किया और अभी वो छापा मारने के लिए पहुंच गए। ये तो 2020 में मामला दर्ज किया था और ये भी ईडी ने नहीं किया था, सीबीआई ने किया था। सीबीआई के बाद जो है फिर ईडी ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की और 5 साल से ये केस की जांच चल रही है। तो क्या अब केंद्र की एजेंसियां भी ये देख करके छापेमारी करेंगी, जांच पड़ताल करेंगी, जब्ती की कार्रवाई करेंगी कि साहब चुनाव तो नहीं है? नहीं है तो चलो हम चलते हैं, नहीं तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दो। ऐसा होता है क्या? तो ये सारी चीजें जब एजेंसियों के पास पुख्ता जानकारी होती है, मनी ट्रेल की भी, दूसरी चीजें भी, तब जाकर के वो आगे कदम बढ़ाती है और जाकर के छापे मारती है, जिनको बहुत गोपनीय रखा जाता है, लेकिन स्थानीय पुलिस को उसकी जानकारी दी जाती है। पुलिस स्टेशन को बताया जाता है
कि हम यहाँ पर इन ठिकानों पर, ये भी नहीं कहते कि इन ठिकानों पर, बस ये कहते हैं कि हमें आपके क्षेत्र में 2 या 3 जगहों पर रेड करनी है और हमें पुलिस फोर्स चाहिए। उस पुलिस फोर्स को, थाने को भी लास्ट स्टेज पर पता लगता है जब वहां जाकर के ये घर में घुसते हैं और छापेमारी शुरू करते हैं। लेकिन जो कुछ 8 जनवरी को हुआ वो अभूतपूर्व था। आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी सेंट्रल एजेंसी के कामकाज में सीधे मुख्यमंत्री ने पहुंच करके हस्तक्षेप नहीं किया। ऑफिसर्स को डरा धमका करके उनके हाथों से मोबाइल फोन और दूसरे लैपटॉप वगैरह डिवाइस नहीं छीने, डॉक्यूमेंट नहीं छीने, अपने कब्जे में नहीं लिए। ये तो कोई बहुत ही रहस्यात्मक, कोई गूढ़ जिसको कहते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिनमें शायद उनकी आत्मा बस रही थी, या उनको लग रहा था कि अगर ये दस्तावेज बाहर आ गए तो वो कहीं की नहीं रहेंगी। वरना मुख्यमंत्री खुद क्यों जाएगा भाई? किसी मंत्री को भेज देगा, किसी पुलिस अधिकारी को कह देगा, किसी और को कह देगा कि आप जाइए। यानी अपनी साख को, अपनी गरिमा मर्यादा को, पद प्रतिष्ठा को आप दांव पर लगा रहे हैं, और वो भी विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले। तो ये 2 ही बातें थी। या तो आप इतनी बड़ी नौटंकी कर देना चाहते थी कि जो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है उसको फिर बूस्ट अप करो, सड़कों पर उनको झोंक दो लड़ने के लिए, और फिर से जो है उनको संघर्ष की मुद्रा में ला दो। या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिनको लगा कि अगर वो ईडी के पास पहुंच गए तो बहुत बड़े खुलासे हो जाएंगे, बड़ी भद पिटने वाली है, इसलिए आपने ये रिस्क लिया। तो सुप्रीम कोर्ट में 3-4 बातें जो हैं वो एजेंसी ने कही। पहली बात तो ये कही कि साहब, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वहां सुनवाई नहीं हो सकती है। हम 9 जनवरी को जब गए तो वहां जो वितंडा खड़ा किया गया, जो हंगामा खड़ा किया गया, जो ट्रेनी वकीलों की फौज कोर्ट रूम में बुला ली गई, और वहां जो धींगा मुश्ती और नारेबाजी और ये सब किया गया, जज साहिबा उठ करके चली गई, वो सुनवाई नहीं कर पाई। और 14 तारीख को भी, यानी कल जो सुनवाई हुई है, उसके बारे में भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि बार बार हमारे माइक बंद किए जा रहे थे, हमारी बात जज तक पहुंच ही नहीं रही थी, कोर्ट के कान में पहुंच ही नहीं रही थी। तो एक तो हम हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं चाहते हैं, मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हो। दूसरा, इस पूरे प्रकरण की जो ये साजिश रची गई कि प्रतीक जैन के यहाँ मुख्यमंत्री पहुंच गई, फिर उनके दफ्तर में पहुंच गई, 3-3.5 घंटे वहां बैठी रही, दोनों जगह से महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर के गई। इसमें जो पूरा अमला शामिल हुआ सरकारी, चीफ सेक्रेटरी का भी नाम लिया गया, डीजीपी का नाम लिया गया, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर का नाम लिया गया। इन सब की मिली भगत थी, इन सब का संरक्षण था। इन्होंने जाकर के अफसरों को धमकाया, डिवाइसेस छीने, डॉक्यूमेंट छीने, तो इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, डीजीपी को निलंबित किया जाना चाहिए। ये मोटा मोटी मांगे की गई है वहां पर, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए हैं। 4 मांगे थी। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हो, ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक हो, जो 2 मुकदमे ईडी के अफसरों के ऊपर दर्ज कर दिए गए थे, बंगाल डीजीपी को निलंबित कर दिया जाए, और मामले की सीबीआई को जांच सौंप दी जाए। ये सीधे सीधे 4 मांग थी। और उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कड़ी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि साहब, अगर कोई भ्रष्टाचार का केस है, वो चाहे चुनाव से ही रिलेटेड क्यों ना हो, और उसकी कोई एजेंसी जांच कर रही है, तो क्या उसमें बाधा डालना किसी भी दृष्टि से सही होगा? और उन्होंने कहा कि बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों के जवाब अगर नहीं तलाश किए गए तो अराजकता फैल जाएगी। लेकिन यहां मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फौरी तौर पर, मुझे लगता है कि
2 सप्ताह की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छूट दे दी है, एक तरीके से राहत दे दी है। वरना जितना गंभीर केस है, आदि जी आप सोचिए, ममता बनर्जी की तरह अगर कोई और होता, उनकी जगह कोई और होता आदमी, तो क्या वो अभी तक पद पर बना रहता? क्या अभी तक वो बाहर होता? उसको निलंबित भी किया जाता, उसको गिरफ्तार भी किया जाता, वो जेल के सिंकचों के पीछे खड़ा होता। हुँ, क्योंकि ये बेहद संगीन और गंभीर काम किया है ममता बनर्जी ने। और अगर इसमें कोई भी कोर्ट ढील छोड़ती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि अराजकता फैल जाएगी, फिर तो हर कोई करेगा, यही करेगा। झारखंड में हो गया ना, झारखंड में ईडी के दफ्तर पर पुलिस ने जाकर के छापा मार दिया है। ये आज का ही डेवलपमेंट है। तो अब तो यही होगा, फिर सीबीआई के दफ्तर में घुस जाएगी पुलिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों का कॉलर पकड़ने लगेगी जाकर के राज्यों की पुलिस। तो ये जो केंद्र और राज्य के संबंध हैं, जो संघीय व्यवस्था है, इसको नुकसान कौन पहुंचा रहा है? ये क्षेत्रीय दलों के अहंकारी क्षत्रप, जिनको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी, भले ही वो भ्रष्टाचार के केस की जांच करने के लिए आ रही है, हमारी टेरिटरी का अतिक्रमण कर रही है। अपने राज्यों को वो प्रोहिबिटेड एरिया घोषित करने में लगे हुए हैं। हुँ, तो वही ये राष्ट्र है, या जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि ये तो राज्यों से बना हुआ एक देश है, या एक संघ की तरह काम कर रहा है। तो ये परिभाषित होना जरूरी है और सबको हदों में रखना जरूरी है। जी। तो सर इसका अभी आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? ये देखना दिलचस्प होगा कि 2 हफ्ते में इनकी तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है। ममता बनर्जी क्या जवाब दाखिल करती हैं, क्या सफाई देती हैं, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर क्या कहते हैं? कोई भी दलील ये ढूंढ करके लाएं कहीं से भी, वो किसी के गले नीचे उतरने वाली है नहीं। आप किसी सेंट्रल एजेंसी के कामकाज में जाकर के बाधा डाल नहीं सकते। आप उनके सबूत उनके हाथों से छीन नहीं सकते, उनके डिवाइस ने। एक तो ईडी के अधिकारी का ही मोबाइल फोन छीन करके ले गई वो। एक तो प्रतीक जैन का बताते हैं कि प्रतीक जैन का मोबाइल फोन था और एक लैपटॉप था। एक किसी ईडी के अधिकारी का मोबाइल फोन छीन करके ले गई। उससे तुम्हें क्या मिलेगा भाई? तो करेक्ट। ये बहुत बड़ा और संगीन अपराध है भाई। ये मामला ऐसे छूटेगा नहीं। और मैं इससे भी आगे की बात कहता हूं आदि जी। देखिए, चुनाव में अब 2 ढाई महीने बचे हैं। हुँ, 2 ढाई महीने पहले आप अपने विपक्ष को एक सॉलिड मामला थमा देते हैं अपने खिलाफ। वो हुँ, एक पुरानी कहावत है ना कि गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो इन्होंने सोचा था कि मैं ड्रामा करूंगी, नाटक नौटंकी करूंगी, अपने कैडर, अपने पार्टी के वर्कर्स में जान फूंकूंगी, उनको संघर्ष के लिए सड़कों पर उतार दूंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कांड हुए थे, केस हुए थे, ऐसे स्थितियां परिस्थितियां बनी थी कि इनके टीएमसी के ही बड़े-बड़े नेता जो है उनके कंधे ढीले हुए पड़े थे। क्योंकि ममता बनर्जी ने वो, कहते हैं ना कि दर्जी वो नापता तो बहुत लंबी-लंबी है लेकिन फाड़ता जरा कम है, तो ममता बनर्जी की छवि वैसी बन गई थी कि मैं एसआईआर नहीं होने दूंगी, वो भी हो गया। वक्फ संशोधन कानून नहीं लागू होने दूंगी, वो भी लागू हो गया। सीएए इम्प्लीमेंट नहीं होने दूंगी, वो भी हो गया। और ये एसआईआर जब हुआ तो इन्होंने एक शोर मचा दिया कि एसआईआर तो नाम है, ये एनआरसी है। इसमें विदेशियों की, दूसरे लोगों की पहचान हो रही है। तो जो इनके वोट बैंक थे एक्चुअल में, अब मरे जिंदे लोगों के जो ये वोट डलवा देते थे लोगों को खड़े करवा करके, वो बांग्लादेशी, वो रोहिंग्या, वो भी सब भाग गए कि एनआरसी है तो हमें डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा।
या पता नहीं है हम पे कितना जुर्माना होगा, कितने साल के लिए हम अंदर जाएँगे, हमारे तो परिवार ही बर्बाद हो जाएँगे। तो वो भाग खड़े हुए। तो इनकी पूरी पार्टी ये सोच करके कि यार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, ऊपर से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सत्ता तो जा रही है। तो इसलिए इन्होंने नाटक नौटंकी की है और ऊपर से ये डर कि अगर कुछ अति गोपनीय इन्होंने छिपा करके वहां पे डंप किया हुआ था प्रतीक जैन के घर पे और दफ्तर हुँ, में कि यहाँ तो कोई एजेंसी आएगी नहीं। एजेंसी आएगी तो अभिषेक बनर्जी के यहाँ आएगी या उनकी पत्नी साली के यहाँ जाएगी, कोयला तस्करी के मामले में, घोटाले में, यहाँ तो आएगी नहीं। और एजेंसी पहुंच गई वहीं पे जहाँ पे वो डंप किया हुआ था सामान। तो इसलिए वो भागी, गाड़ी और अधिकारियों को लेकर के। तो ये मामला गंभीर बन गया है। इन्होंने सोचा था कि कुछ इससे अच्छा निकल कर के आएगा। वरना एक बात बताइए आप आदि जी, अगर आप वहां गई भी थी तो लाउड स्पीकर पर आप भाषण क्यों दे रही थी बाहर खड़े होकर के अपने कार्यकर्ताओं वो में? 2-4 माइक इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता कैसे होता है हाँ, हर जगह। मतलब तुक क्या थी उस बात की? तुक क्या थी वहां भाषण देने की? फिर आप अपने पूरे कैडर के साथ पार्टी वर्कर, एमएलए, एमपी, मंत्री सब पूरी कैबिनेट को लेकर के बंगाल उसकी कलकत्ता की सड़कों पर 10-11 किलोमीटर का मार्च कर रही हैं। तमाशा बना के रख दिया आपने। तो केवल ये मैसेज देने के लिए कि यहाँ की तो शहंशाह मैं हूँ, मुझे कौन चैलेंज कर सकता है या मेरी टेरिटरी में कौन आकर के घुस सकता है, ये तो पूरा प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ तो या कोई आ ही नहीं सकता है। आखिर में सर एक ही सवाल पूछूँगा, अगला जो प्रहार होगा वो किस तरफ से आएगा? देखिए वैसे तो ये परफेक्ट केस है, यहाँ राष्ट्रपति शासन आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी तय करके बैठे हुए हैं कि सहानुभूति अर्जित करने का ममता बनर्जी को कोई मौका वो देंगे नहीं। हुँ, और उनको ये भी लगता है कि जनता को ही पूरा मामले को ऑब्जर्व करने दो, देखने दो, गांठें जितनी लग जाएं उतना अच्छा है। एक के बाद एक तह लगती चली जाए इनके खिलाफ और फिर जब वोटिंग का समय आए तो जनता ही तय करे इनकी नियति कि हुँ, इनका क्या करना है। लेकिन कुछ कुछ संकेत तो मिल रहे हैं कि शायद जब चुनाव की घोषणा हो उससे पहले शायद राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि एक प्रेशर है। पश्चिम बंगाल की जो यूनिट है बीजेपी की, शुवेंदु अधिकारी, ये सब लोग, उनका कहना ये है कि अगर शासन प्रशासन इनके हाथ में रहा तो तटस्थ और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। नहीं हो सकता। तो इसलिए राष्ट्रपति शासन तो लगना चाहिए, लेकिन वो टाइम क्या होगा और लगाएंगे भी कि नहीं लगाएंगे, बस ये सबसे बड़ा सवाल है। देखना पड़ेगा सर, देखना पड़ेगा जाके, होता क्या है आखिर में। थैंक यू सर, आपने एक बड़ा अच्छा इनसाइट दिया क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है। मैंने बार-बार अपने शो में बोला, मैं दोबारा बोलूँगा, अगर बीजेपी जीतती है फैंटास्टिक, नहीं तो जूते खाएँगे और कुछ नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सर, आपके समय के लिए। ऑडियंस से सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। नमस्कार।